हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज शालिनी उमराव और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th का सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अगर हम चैप्टर से स्टार्टिंग करें तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। यानी ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये ऑक्सीजन आई हमारी ब्रीदिंग से। तो आप जब ब्रीदिंग सिस्टम में आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड करते हो, तो वो ऑक्सीजन बॉडी की सारी सेल्स में जाके क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? वो सारी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होगी और वो सारे सेल्स ऑक्सीजन से क्या परफॉर्म करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों? ये सेलुलर यानी सेल के अंदर जो भी एनर्जी का पार्टिकल है, यानी जो भी एनर्जी का पार्टिकल आपका ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सेल्स को जिससे भी एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की। इसलिए यहाँ पर है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। और एनर्जी किस लिए? आपकी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे फूड का ऑब्जॉर्प्शन करना, ब्रीदिंग करना, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यानी अगर हम बात करें कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है किसी भी फूड पार्टिकल्स के ऑक्सीडेशन से। ये कैसा प्रोसेस है? स्टेप वाइज प्रोसेस है। अब स्टेप वाइज प्रोसेस क्यों है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है क्योंकि अगर हम किसी भी फूड पार्टिकल को, मान लीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर है, हम उसे इकट्ठे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर हमने एक साथ ब्रेक डाउन कर दिया तो वो बड़ा मॉलिक्यूल अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर रहा है और एक साथ ब्रेक होने पर वो क्या करेगा? मैक्सिमम एनर्जी को हीट के फॉर्म में उसकी एनर्जी क्या होगी? लॉस हो जाएगी। इसीलिए हम इसे 1 बाय 1 स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ताकि हम इसकी मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कर सकें। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, इससे एनर्जी भी रिलीज होगी। और ये कैसा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। दो तरह के हम प्रोसेस पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक में किसी हम बड़े मॉलिक्यूल को जब उसका हम ब्रेक डाउन करते हैं छोटे मॉलिक्यूल में, यानी एक तरह से ब्रेक डाउन के प्रोसेस को हम क्या पढ़ते हैं? अंडर द कैटाबॉलिक। और दूसरा प्रोसेस एक होता है आपका एनाबॉलिक, यानी जब हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक। यानी इसमें बेसिकली सिंथेसिस होती है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो भी आपका फूड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल के लिए हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये हमारे क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। यानी इनका ब्रेक डाउन होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा कार्ब्स और प्रोटीन और फैट में जो सबसे फेवरेट होता है वो आपका होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। यानी बॉडी में सबसे पहले जो डाइजेस्ट होता है वो क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट। यानी उससे मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसीलिए क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में सबसे पहले इन्वॉल्व होता है और इससे सबसे पहले इन्वॉल्व होने की वजह से सेल्स क्या करती है? सबसे पहले इसी को प्रेफरेंस देती है। इसीलिए ये क्या है? मोस्ट फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। उसके बाद फिर आपका आता है फैट और सबसे लास्ट में आपका आएगा प्रोटीन। फिर बात करते हैं, अगर हम टाइप की बात करें, अब अगर हम टाइप बात करें, सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा कितने टाइप का होगा? हमारा 2 टाइप का होगा। एक हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जिसमें आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपकी ऑक्सीजन क्या होगी? अब्सेंट होगी, यानी आपकी कोई भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तब भी कुछ सेल्स हैं जो क्या करेंगी? एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगी। बहुत सारी सेल्स होती हैं। कुछ सेल्स होती हैं अर्थ पे एरोबिक होंगी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहती हैं, और कुछ सेल्स होती हैं जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगी। ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन उनको एनर्जी के लिए उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए वहाँ पर कौन सा रेस्पिरेशन होगा? वहाँ पर रेस्पिरेशन आपका होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन।
और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट में कहाँ होगा? सेल साइटोसॉल में होगा। सेल साइटोसॉल एक ऐसा लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस है जो आई थिंक यूनिसेलुलर है, यूनिवर्सल है, सॉरी, वो यूनिवर्सल है, यानी अर्थ में जितने भी टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं उन सब के अंदर सेल का अपना एक साइटोसॉल यानी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता ही होता है। तो जो रेस्पिरेशन है वो अगर प्रोकैरियोट के केस में बात करें तो वो होता है सेल के साइटोसॉल में, और यूकैरियोट के केस में अगर हम बात करें तो ये कहाँ से होगा? ये साइटोसॉल में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, यानी एनर्जी का जो मॉलिक्यूल है वो एक स्टेप वाइज मैनर में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कुछ इसका जो स्टेप है वो होगा साइटोसॉल में, और कुछ बाकी के बचे हुए स्टेप कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर पढ़ते हैं देयर आर 3 मेन स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला, अब हमने पढ़ा था ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, तो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन में हम 3 तरह का सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे अंडर द ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड यानी आपका क्रेब्स साइकिल, या इसी को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, और थर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, यानी कुछ एनर्जी आपकी ग्लाइकोलिसिस में मिलेगी आपको, कुछ एनर्जी आपको मिलेगी क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और कुछ एनर्जी आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम के थ्रू में। फिर यहाँ पे लिखा है प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन यानी रेस्पिरेशन ऑफ फूड एंड ऑल्सो गिव आउट CO2। प्लांट्स हैव नो रेस्पिरेटरी सिस्टम बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। अच्छा, हमारे अंदर क्या होता है? एक पूरा ब्रीदिंग सिस्टम चलता है। हमारे पास लंग्स होते हैं ब्रीदिंग सिस्टम के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कोई भी रेस्पिरेटरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता। मगर वो भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उनकी भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन वो लोग भी यूज़ करते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं? वो यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा और लेंटिकल्स में। स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा, स्टोमेटा बेसिकली प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होती हैं, और ये स्टोमेटा क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी? गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करती हैं, यानी CO2 को लेंगी और ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देंगी, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वाटर का इवेपोरेशन भी होता है। और ये लेंटिकल्स की बात करें तो इस तरह से प्लांट की जो स्टेम होती है ना, प्लांट की स्टेम यानी बार्क वाला पोर्शन, उसमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से उन पोर्स के थ्रू क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। उनको क्या बोलते हैं? उन पोर्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड CO2 वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज अ प्रोडक्ट। जब कोई एनर्जी का मॉलिक्यूल यानी कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीडेशन के लिए जाएगा तो उससे क्या मिलेगी? उससे हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एनर्जी हमें मिलेगी। अब अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस के सबसे पहले स्टेप की, यानी ऑक्सीडेशन के सबसे पहले स्टेप की बात करें, तो इसमें हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो ये ग्लाइकोलिसिस आपका कैसा है? ये ग्लाइकोलिसिस है, इसको बोलते हैं EMP पाथवे। 3 जर्मन साइंटिस्ट थे आपके थे इम्डेन, मेयरहॉफ और परनास। ये 3 जर्मन साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी की थी। ये पाथवे दिया था, इसको क्यों पाथवे बोलते हैं? पाथवे क्यों? क्योंकि ये लीनियर चलता है, यानी स्टेप वाइज स्टेप मैनर में चल रहा है, लीनियर चल रहा है। एक स्टेप से दूसरा स्टेप, यहाँ पे देख लो, एक स्टेप से फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, लीनियर मैनर में चल रहा है। इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं EMP पाथवे। और ये कैसा है? यूनिवर्सल पाथवे है। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि सारी सेल्स ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करती हैं एनर्जी के लिए, और इसमें 10 स्टेप्स हैं। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। साइटोप्लाज्म कैसा है? हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि साइटोप्लाज्म हमारा कैसा है? एक तो यूनिवर्सल है ग्लाइकोलिसिस। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस आपका यूनिवर्सल होगा। अगर विदाउट
द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, यानी कुछ में कैसा होगा, बिना ऑक्सीजन के होगा, कुछ में ऑक्सीजन के साथ होगा, जिनमें ऑक्सीजन के बिना होगा उनको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक। जिनमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उनको बोलेंगे एनारोबिक। यानी दोनों ही ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। इन केस ऑफ एनारोब्स ग्लाइकोलिसिस इज़ द ओनली मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। हम क्या है, हम हमारे अंदर जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कोई भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसीलिए ये यूनिवर्सल पाथवे है जो सभी तरह की सेल्स परफॉर्म करती हैं। बट अगर बात करें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, तो चलिए उनमें ग्लाइकोलिसिस तो हो गई, लेकिन क्या उनमें टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में क्या होता है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसीलिए ये प्रोसेस उनमें नहीं होती। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन। यानी आपका फर्मेंटेशन के अंदर हम बाकी का जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है एनारोब्स में। इन ग्लाइकोलिसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज। अब इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लूकोज का, वो कैसा होगा, पार्शियली ऑक्सीडाइज, यानी पूरी तरह से उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। अभी वो क्या होगा, मान लीजिए ये 6 कार्बन का आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, तो वो अभी पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, यानी पूरी तरह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यानी पूरी तरह से वो अभी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। अभी वो किस में टूटेगा, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, उनको क्या बोलेंगे, पायरोवेट। पायरोवेट ये कैसा होगा, 3 कार्बन का होगा। और ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। फिर ये कैसा है, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म है। इट हैज़ अ 10 स्टेप, और इसमें जो हम बात करते हैं इसमें 10 स्टेप हैं, यानी पूरे 10 स्टेप हैं। तो 10 स्टेप में जो आपके 5 स्टेप हैं ऑलमोस्ट उनको बोल देंगे प्रिपरेटरी फेज़, यानी ये वो फेज़ होता है, इसको आगे हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि ये वो फेज़ होता है जहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यूज़ होगी, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रिपरेटिव फेज़। और पे ऑफ फेज़ में क्या होगा, दूसरा फेज़ जो है इसका वो है पे ऑफ फेज़, और उस पे ऑफ फेज़ में क्या होगी, जो भी एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज़ होगी, ऑक्सीडेशन होगा, और वो एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी आपके सेलुलर फंक्शन में काम आएगी। और ये कैसा है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। होल ग्लाइकोलिसिस कैसी है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है यानी मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में आपस में एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, रिवर्सिबल है, एक्सेप्ट कुछ 3 स्टेप हैं इसमें उनको छोड़कर। और वो कौन कौन से हैं, वो है आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, और फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट तक। ओके, तो ये कुछ हो गई बेसिक से इन्फॉर्मेशन। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि ये सारे स्टेप, जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हमने एक पढ़ा, इसमें 10 स्टेप होते हैं, ये रिवर्सिबल है। और हमने ये पढ़ा कि कैसे इसमें 3 जो स्टेप हैं वो कैसे हैं, इरिवर्सिबल है। तो अब डिटेल में हम इसको जानेंगे। तो अब देखो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हमारा मान लीजिए जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो मेरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मान लीजिए मैंने कुछ भी फूड खाया, कुछ भी मीठा खाया, मान लीजिए मैंने कोई भी स्वीट चीज़ खाई जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सुक्रोज है, तो सेल क्या करेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, यानी कोई भी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, कार्ब्स है, उसको सबसे पहले सेल किस में कन्वर्ट कर रही है, यहाँ पे मान लीजिए सुक्रोज को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, और विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम एक आएगा, इन्वर्टेज, उसकी हेल्प से ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी, सुक्रोज को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में।
अब ये फ्रक्टोज क्या होगा, आपका ये फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम आएगा, आपका एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज या इसको हम ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं, और इसमें मैग्नीशियम डाइवेलेंट भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। ओके, तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, जो भी हमने एनर्जी का मॉलिक्यूल लिया है उसका ऑक्सीडेशन होगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, यानी सेल्स को एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर फिर एटीपी की यूज़ हो रही है, क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एटीपी क्यों यूज़ हो रही है। तो एटीपी यूज़ इसलिए होती है कि जब आप कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले रहे हो तो सेल नहीं चाहती कि वो वापस से रिवर्स होके सेल के बाहर चला जाए, तो ऐसे में सेल क्या करती है, एक टैग ऐड कर देती है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जिसकी वजह से ये सेल के बाहर नहीं जा पाता, सेल के बाहर नहीं जा पाता। और इसीलिए क्या करती है, ग्लूकोज की 6 पोजीशंस पे कार्बन नंबर 6 पोजीशन पे फॉस्फेट का एडिशन कर देती है, और इस तरह से ग्लूकोज आपका सेल के अंदर ही रह जाता है और उसका फिर स्टेप वाइज मैनर में ऑक्सीडेशन होता है। फिर ये ग्लूकोज क्या करता है, अच्छा ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। और अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कैसा है, यहाँ पे आइसोमरेज आया, यानी सेम पोजीशन पे ही फॉस्फेट ऐड है, आपका ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट का एडिशन था, यहाँ पे 6 पोजीशन पे फॉस्फेट का एडिशन है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंजाइम आएगा आइसोमरेज। वापस से अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फ्रक्टोज की फर्स्ट और 6 पोजीशन, दोनों ही पोजीशन पर किसका एडिशन हो गया, फॉस्फेट का एडिशन हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, बिसफॉस्फेट, यानी अब 2 फॉस्फेट का एडिशन हो चुका है। फर्स्ट होता क्या है, ग्लूकोज आपका क्या है, एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज आपका क्या है, कीटोन है। तो जो ग्लूकोज है उसका जो फर्स्ट पोजीशन पे थी वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन हो रखा था, इसीलिए वहाँ पे 6 पोजीशन आपका फ्री था, इसलिए 6 पोजीशन पे किसका एडिशन हुआ, फॉस्फेट का एडिशन हुआ। लेकिन फ्रक्टोज के केस में जो सेकेंड कार्बन है, इसका सेकेंड कार्बन पे कीटोन का एडिशन होता है और उसका फर्स्ट पोजीशन और 6 पोजीशन फ्री होता है, इसीलिए उसके फर्स्ट पोजीशन और 6 पोजीशन पर 2 फॉस्फेट का एडिशन हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, बिसफॉस्फेट हो गया। और इसीलिए यहाँ पे एंजाइम आएगा काइनेज, जहाँ पर भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज। आप ऊपर भी देख लो, हेक्सोकाइनेज था, तब भी एटीपी का फॉस्फोरिलेशन हुआ था, वापस से यहाँ पे एक एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यानी फॉस्फेट, फ्रक्टोज में काइनेज, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी आपने पढ़ा कि फर्स्ट, क्योंकि अब हमारा टारगेट क्या है, हमें बनाने हैं ग्लूकोज से दो इक्वल मॉलिक्यूल बनाने हैं, पायरुवेट के बनाने हैं ना, 3 कार्बन के। तो इसीलिए जो फॉस्फेट है, पहले हमने सबसे पहले फॉस्फेट कहाँ ऐड किया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमने फॉस्फेट ऐड किया था, हमने ऐड किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे हमने फॉस्फेट का एडिशन किया था। बट अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें 2 इक्वल मॉलिक्यूल बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 2 इक्वल मॉलिक्यूल बनाने हैं। तो इसीलिए जो फॉस्फेट है वो कैसा होना चाहिए, फॉस्फेट का एडिशन भी इक्वल होना चाहिए। तो हमने बनाया यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो अब हम 2 मॉलिक्यूल हमें बनाने हैं, तो इसके लिए हमें फॉस्फेट को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
तो आप देखो ये क्या है, कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड है। और दोनों ही कैसे हैं, 3-3 कार्बन के हैं, दोनों ही कैसे हैं, 3-3 कार्बन के हैं। और ये क्या है, कीटोन है। तो ये देख लो आपने, ये क्या है, ग्लिसल्डिहाइड है। ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। यहाँ पे आइसोमरेज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आइसोमरेज एंजाइम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आइसोमरेज एंजाइम है यहाँ पे, क्योंकि ये भी 3 कार्बन का है, ये भी क्या है, 3 कार्बन का है, और ये भी 3 कार्बन का है। दोनों ही मॉलिक्यूल 3 कार्बन के। और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यानी ग्लूकोज से लेके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक सब में कॉमन चल के आएगा स्टेप। और जैसे ही ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, तो ग्लिसल्डिहाइड ये पूरा स्टेप कंप्लीट करेगा। ग्लिसल्डिहाइड आपका ये पूरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेगा। और साथ ही साथ ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी आइसोमरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, आइसोमरेज की हेल्प से ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस से ये सारा स्टेप क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो अब अगर हम बात करें ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, तो यहाँ पे देखो अभी तक ग्लिसल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे थे। क्या कंसीडर कर रहे थे, ग्लिसल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल। लेकिन अब यहाँ से हम जो भी मॉलिक्यूल बन रहे हैं उनको हम 2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि एक तो हम मान के चल रहे हैं, एक स्टेप हम मान के चल रहे हैं ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लेके यहाँ पायरुवेट बनने तक, वो हम मान के चल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो पायरुवेट, एक सिंगल पायरुवेट बनाएगा। लेकिन अगर हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को भी ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दें तो वो भी 1,3 बिस फॉस्फेट और 3 बिस फॉस्फेट ग्लाइसेरिक एसिड और 2 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनाएगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, और देन पायरुवेट बनाएगा। यानी 2 पायरुवेट तो बनाने ही बनाने हैं। तो इसीलिए अब देखते हैं ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये स्टेप कौन सा है, ये स्टेप है आपका प्रिपरेटरी फेज, ये स्टेप है आपका पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज है, इसीलिए यहाँ पे NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी इस फेज में अब एनर्जी रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 होंगे। एक तो ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का होगा और एक दूसरा किससे बना होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखो काइनेज आ गया, क्योंकि यहाँ पर ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर फिर ये 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कुछ भी नहीं है, बस फॉस्फेट। यानी यहाँ पे 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट था और यहाँ पे 2nd पोजीशन पे फॉस्फेट है। तो ये क्या होगा, पोजिशनल आइसोमरेज है, बस फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर ये फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में। किस में, फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। और इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे और फॉस्फोएनॉल पायरुवेट फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। यानी फाइनली अब हमें 3 कार्बन के 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिल चुके हैं। और यहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन हुआ। अब देख लो, एक तो हमें कहाँ एनर्जी मिली, एक हमें मिली NADH के फॉर्म में ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरी हमें मिली AT के फॉर्म में, और यहाँ पे भी ATP के फॉर्म में। यानी यहाँ पर टोटल देखा जाए तो ये 2 ATP के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि स्टेप तो 2 है ना, तो ये भी 2 ही होंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, 2 ATP यूज़ हुए थे। कहाँ पे यूज़ हुए थे, एक तो यूज़ हुआ था आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब हमने बनाया था तब क्या हुआ था, एनर्जी यूज़ हुई थी।
तो क्या हुआ था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, तो जब 6 फॉस्फेट आया था तो एक एटीपी यूज़ हुई थी। वापस से हमने जब फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया था तब भी एनर्जी यूज़ हुई थी, यानी टोटल वहाँ पे कितनी एनर्जी यूज़ हुई थी, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज़ हुए थे। और अभी जब हमने पे ऑफ फेस पढ़ा तो वहाँ पे 2 एटीपी फिर से बन रही थी। अच्छा, क्योंकि ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों ही मिलके बना रहे हैं 2 पायरुवेट, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे एटीपी के, 4 हो जाएंगे। और क्योंकि ये 4 हो जाएंगे बट 2 हमने तो यूज़ कर दी प्रिपरेटरी फेज में, 4 मॉलिक्यूल हमें पे ऑफ फेज में मिले, तो हमारे पास जो नेट गेन हुआ वो नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी का, क्योंकि 2 एटीपी हमारी ऑलरेडी प्रिपरेटरी फेज में खर्च हो चुकी है। ओके, अब बात करते हैं कुछ रिड्यूसिंग एनर्जी भी मिली है हमसे, जैसे वो किसके फॉर्म में, NADH के फॉर्म में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिली है। अब ईच NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP, यानी एक NADH का मॉलिक्यूल किसके इक्विवेलेंट होता है, 3 ATP, यानी एक NADH से 3 ATP के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ से कितनी एनर्जी मिली, 3 ATP की, ऊपर कितनी मिली, 2 ATP की। तो यहाँ पर 2 आपके NADH का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से हमको कितनी मिली, 6 ATP का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल हैं, तो एक से अगर 3 ATP मिल रही है तो 2 से हमें कितने मिलेगी, 6 ATP। तो 6 ATP प्लस 2 ATP, तो टोटल कितना हो गया आपका 8 ATP, यानी ग्रॉस ATP यानी नेट ATP कितनी मिली हमें ग्लाइकोलिसिस से, 8 ATP मिली। अभी तक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, और हमें कितनी एनर्जी मिली है, 8 ATP। और अभी हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल है, अभी उनका भी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे किसमें, क्रेब्स साइकिल, और उनसे भी एनर्जी जो मिलेगी वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में, तब जाकर हमारा पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का पूरे जो स्टेप होंगे वो कंप्लीट होंगे और हमें कंप्लीट एनर्जी मिलेगी। ओके, अब देख लो 8 ATP मिल गई ग्लाइकोलिसिस से। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस थी ये तो कॉमन थी, चाहे एरोबिक हो ऑर्गेनिज्म चाहे एनारोबिक हो, यानी चाहे सेल्स आपकी एरोबिक कंडीशन में हो चाहे एनारोबिक कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में कॉमन होगा। लेकिन जब एरोबिक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, तो ये जो ग्लाइकोलिसिस के बाद हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ये हो गया एरोबिक के केस में। एरोबिक के केस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस के बाद हम पढ़ेंगे TCA पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। लेकिन जब अगर हम एनारोबिक की बात करेंगे तो एनारोबिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, फिर हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, या उसी को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या बोलते हैं इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो अभी के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्मेंटेशन, यानी मान लीजिए अब किसी ऑर्गेनिज्म के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे सिचुएशन पे ग्लाइकोलिसिस के बाद जो एनर्जी होगी पायरुवेट से वो कैसे निकलेगी, यानी पायरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो अगर हम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म या एनारोबिक सेल्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस कॉमन होगी, पायरुवेट बनेगा प्रॉपर, वही NADPH और NADH और ATP का फॉर्मेशन होगा। ओके, फिर क्या होगा, ये पायरुवेट जाएगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, फर्मेंटेशन के थ्रू एथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, और ये किसकी हेल्प से होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उल्टा जो NADH का फॉर्मेशन हुआ था वो यहाँ पर NADH यूज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। और ये किसके केस में होता है, ये होता है ईस्ट के केस में। लेकिन इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिल रही, इसीलिए यहाँ पे एंजाइम आ जाता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, यानी एक कार्बन का लॉस हो गया, क्या हो गया, एक कार्बन का लॉस हो गया, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब ये जो पायरुवेट था वो क्या 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, एक कार्बन का तो लॉस हो गया और एनर्जी भी नहीं मिली,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी उल्टा बनी थी NaDH के फॉर्म में, यहाँ पे देख लो एनर्जी यूज़ हो रही है। और ये किसके केस में होता है? मोस्टली ईस्ट के केस में होता है। तो यहाँ पे जो नेट गेन होगा एनर्जी का वो कितना बना? 8 ATP थी, 8 ATP के बाद 4 ATP बच गए। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो पायरुवेट होगा ये लैक्टिक एसिड बनाएगा किसके केस में? मसल्स और बैक्टीरिया के केस में। नॉर्मली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है? एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। बट फॉर एग्जांपल के लिए आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली तो ऐसी केस में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है और जो ऐसी कंडीशन में मसल्स में लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। और वो लैक्टिक एसिड के अक्यूमुलेशन किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि वो ग्लूकोज यानी आपका जो पायरुवेट है ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी वो TCA या फर्दर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में नहीं जा पाया। वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे भी क्या होगा? NaDH का लॉस हो रहा है। यहाँ पे भी NADP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे भी कोई एनर्जी नहीं बन रही। अब आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लैक्टिक से मिल्क से कर्ड बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? मिल्क से जो कर्ड बनने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। In animal cells, muscles during exercise, when oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid क्या होगा? Pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase। अब इसके डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स ये हैं रीजनरेट NADP फ्रॉम NADH सो दैट इट कैन यूज फॉर फर्दर ग्लाइकोलिसिस। यानी अगर हमारी टोटल जो ATP है यहाँ पर कितना होगा? 2 ATP का फॉर्मेशन होगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कितने ATP थी? हमारे पास टोटल 8 ATP का फॉर्मेशन हुआ था ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन क्योंकि इन्होंने NADH यहाँ पे यूज़ कर लिया है इसलिए जो ATP है अब हमारे पास बचेगी केवल 2 ATP। और ये लेस देन 7% ऑफ टोटल एनर्जी। यानी जो टोटल एक किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो टोटल एनर्जी थी 100% किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी अब उसका ये फर्मेंटेशन में कितनी एनर्जी मिलेगी? उसे केवल लेस देन 7% एनर्जी मिलेगी। ओके तो अल्कोहल इज सो हैज़ार्डस किसके लिए? ईस्ट के लिए। अगर एक कंसंट्रेशन से अल्कोहल यानी एथेनॉल आपका ज़्यादा बन गया फर्मेंटेशन में तो ऐसी कंडीशन पे ईस्ट क्या होगा? पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस कब कितनी? 13%। और नेक्स्ट ओके तो ये टॉपिक अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा ग्लाइकोलिसिस के बाद जो हमने फर्मेंटेशन पढ़ा वो था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम ग्लाइकोलिसिस सेम परफॉर्म करते हुए एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसमें क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ये किसके अंडर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। I hope you found this video informative. Thank you for watching.